नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में। आप हमें फ़ेसबुक, यूट्यूब पर देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है आज का दिन विशेष 12 नवंबर है और एक अच्छा दिन है, दिवाली की शुरुआत है और आप सभी को आज के दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ करते हैं और मुझे बड़ा खुशी हो रहा है क्योंकि आज हमारे साथ एक विशेष ज्योतिष आचार्य जी हैं, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और इनके हाल ही में जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया है, वो बिल्कुल सटीक बैठता है। उनका प्रेडिक्शन बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगा कि आप अपने बर्थ डेट और अपने प्रॉब्लम सवाल लेकर इनके ऊपर थोड़ा बम्बार्डिंग करें ताकि आपका जीवन बन सके। तो थैंक यू सो आइए मच। थैंक यू ज्योतिष सो मच। आचार्य जी बहुत का बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। दिल से स्वागत करते हैं इन चंद तालियों के साथ और बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, 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 शुक्रिया। रोहन शर्मा जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको देखकर और मैं यूट्यूब पे आपको आपके वीडियोज़ देखता हूँ, तो उसमें काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं और आप चैनलों पर भी आते रहते हैं। तो मुझे बड़ा खुशी हो रहा है इस वक़्त आपसे रूबरू होने का, एक साक्षात्कार हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और चलिए आपके स्वागत में हमारे साथ विशेष आर्टिस्ट जुड़ गए हैं। यूपी से आए हुए हैं विक्रांत राय, बहुत-बहुत आपका स्वागत है और रोहन शर्मा जी के स्वागत में एक बहुत ही सुंदर गीत पेश कीजिए और फिर उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। जी, जी। पहले तो मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच एक गणेश वंदना रखता हूँ स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत में। मिट्टी की मूरत में मिट्टी की मूरत में बसे मंगल करता गणपति है वो विघ्न हरता, वो विघ्न हरता। लंबोदर है गजानन वो कहलाते, सब शुभ कार्य में सदैव पूजे जाते, सदैव पूजे जाते। वो गणपति आ वो गणपति वर्गा नाम न दूजा, सबसे पहलो इनकी पूजा। गणपति वर्गा नाम न दूजा, सबसे पहलो इनकी पूजा। सारे लड्डुओं दा भोग लगाइए, सारे काम रास होनेंगे। गणपति वर्गा नाम न दूजा, सबसे पहलो इन दी पूजा। सारे लड्डुओं दा भोग लगाइए, सारे काम रास होनेंगे। हो गणपति जी गणेश नू मनाइए, सारे काम रास होनेंगे, सारे काम रास होनेंगे। थैंक यू। जय श्री
चलिए विक्रांत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बहुत सुंदर गीत सुनाने के लिए कार्यक्रम के आगाज़ में। और आइए रोहन शर्मा जी से हम लोग उनसे रूबरू होते हैं। रोहन शर्मा जी, फिर से एक बार स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में सबसे पहले अपने परिवार के बारे में हमें बताइए। ओके। देखिए मैं उदयपुर राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ, उदयपुर का निवासी हूँ। राजस्थान में बहुत ही खूबसूरत जगह है उदयपुर, आप सभी ने नाम सुना होगा, झीलों की जी। नगरी भी बोला जाता है उदयपुर को। और उदयपुर में हालाँकि आप अगर आएँ अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है वैसे, और जहाँ पे लाइक राजस्थान में वैसे भी ज्योतिष का बहुत ही अपना एक महत्व है। और जैसे कि मैं लाइक चित्तौड़ का नाम भी आपने सुना होगा। बेसिकली मैं चित्तौड़ से बिलॉन्ग करता हूँ, काफ़ी सालों से उदयपुर में रह रहा हूँ। और लाइक मेरे दादाजी जो थे वो भी ज्योतिषाचार्य थे, तो वहाँ से शायद मुझे भी कहीं न कहीं ज्योतिष सीखने का मौका मिला। हालाँकि काफ़ी सालों तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी लाइफ़ में ज्योतिष में इस तरह से आगे बढ़ूँगा, या इस तरह से आगे आऊँगा। अगर हम प्रोफ़ेशन की बात करें तो मैंने टेक्निकल में काम किया हुआ है, मैंने बीटेक किया हुआ है, उसके बाद मैंने एमबीए किया है, मैं दिल्ली जाके एमबीए किया था। और ऑलमोस्ट मोर देन 7 इयर्स आई वाज़ वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री एज़ अ मैनेजर की पोज़ीशन पे मैं काम कर रहा था। और उसके बाद लाइफ़ एक्चुअली हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है और हमेशा मौका देती है जहाँ पर आप कुछ नया करने की कोशिश करें, या फिर जहाँ पर आप कुछ ऐसा करें जो कि आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है। शायद ये मेरा एक ज़रिया था जिसके ज़रिए मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, और एक डेस्टिनेशन था जिसके ज़रिए मैं बाकी सारे लोगों को बता पाऊँ कि ज्योतिष में आज भी वो पावर है। आज भी वो ताकत है कि ज्योतिष में कहीं न कहीं हम उस लेवल पे पहुँच सकते हैं जहाँ पर इंसान सोच भी नहीं सकता। जी, जी, जी। मैं अगर बात करूँ यहाँ पर तो 2008 से जब मैंने बीटेक शुरू किया था, उसी समय से मैंने ज्योतिष को भी पढ़ना शुरू किया था। और पूरा का पूरा जो आप ये कहें कि बुक्स लेके लाइब्रेरीज़ में जाके मैंने सेल्फ स्टडीज़ करी है, और खुद से ही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते ऑलमोस्ट लाइक आज 13 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, जहाँ पर मैं ज्योतिष शास्त्र में अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज भी उतनी ही लगन से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप जितना पढ़ेंगे, उतना अंदर जाएँगे, उतना आपको बड़ा मिलता जाएगा। लाइक यूनिवर्स नेवर एंड्स। ये एक ऐसा यूनिवर्स है जो कभी एंड हो ही नहीं सकता, और हर एक पॉइंट पे, हर एक चीज़ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जी, जी। 2008 से लेके 2015 तक शायद मैं ज्योतिष में इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया था, बट 2015 के बाद मैंने ज्योतिष में काफ़ी ज़्यादा समय दिया, काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च किए, काफ़ी एनालिसिस किए। और आज की डेट में आप देख ही रहे हैं कि मैंने अभी जो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शंस किए थे, जैसे कि अमेरिका का प्रेडिक्शन जी। मैंने किया था, ये भूकंप के मैंने किए हैं, और ऑलमोस्ट सारे ही प्रेडिक्शंस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप आराम से देख सकते हैं उन्हें, कि वो किस लेवल के प्रेडिक्शंस मैं वहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि एक सिंपल तरीके से मार्केट से सिर्फ ये बात हटा पाऊँ कि ज्योतिष सिर्फ पैसा लूटने का माध्यम है। क्योंकि आज के टाइम में एक्चुअली हकीकत यही हो चुकी है कि लोगों को सिर्फ यही लगता है कि ज्योतिष के माध्यम से सिर्फ पैसा लूटा जा सकता है। बट मैं ये सिर्फ प्रूव करना चाहता हूँ कि ज्योतिष के माध्यम से आप अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो ज्योतिष में शायद आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएगी जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ज्योतिष में इतना कुछ हो सकता है। जी, जी, जी। बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि आपका जो प्रेडिक्शन के वीडियोज़ हैं, वो निश्चित तौर पे एक सटीक बताता है और आपका जो रिसर्च है इसमें ज्योतिष में, उन चीज़ों को आप अभी भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिसर्च हो रहा है आपके द्वारा, तो अच्छा लगा हमें। आइए आगे बढ़ते हैं, जयश्री जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयश्री जी, आपको कुछ पूछना है ज्योतिष आचार्य रोहन जी से? अ, हेलो। हुँ। हाँ हाँ जी। जी, मैम। नमस्कार रोहन जी, मैं जयश्री बोल नमस्ते रही जी, हूँ नमस्ते। मुंबई से। आप जो बोल रहे थे वो सही है, मतलब लोगों के दिमाग में वो चीज़ रहते हैं बराबर। पर ऐसी बात भी है कि हम लोगों ने जब कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं उम्मीद लेके, तो कभी-कभी ऐसा भी हुआ है, कुछ उलझने हैं लाइफ में, समस्या है कुछ, उसके उनमें एक राह दिखाए, तो पॉज़िटिव जो चीज़ है, क्योंकि समस्या में लोग जब रहते हैं तो पॉज़िटिव बातें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो जब हम पॉज़िटिव कुछ सुनते हैं,
तब बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और एक पॉजिटिव माइंड लेके घर वापस आता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। हेलो, एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल सुना? सही हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, देखिए आप इसको अगर इस तरह से समझे हम यहाँ पर, काफी लोगों को मतलब नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग क्या है, या लाइक पीपल डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एस्ट्रोलॉजी एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। बेसिकली चीज ये है कि एस्ट्रोलॉजर इज अ गाइडर, एक गाइड है जो कि आपको गाइड कर सकता है। ही कांट पुश यू, वो आपको पुश नहीं कर सकता, वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, और ना ही वो आपको एक 100 चीज बता सकता है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि कर्म हमेशा प्रधान होता है और हर इंसान का अपना एक कर्मा होता है। अगर आप अपने कर्मा के ऊपर काम नहीं करेंगे तो शायद एक्शन चाहे कितने भी निकल जाएं, आपकी डेस्टिनी चाहे कितनी भी निकल जाए। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देना चाहता हूँ जो कि लाइव एग्जांपल है और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने देखा हुआ है। देखिए, एक मैं अपने नेबर की ही बात बता रहा हूँ यहाँ पर। जब मैंने उनकी कुंडली देखी थी, आज से शायद 2011 या 12 की बात बता रहा हूँ, जब मैंने उनकी कुंडली देखी थी, तो मैंने उनकी कुंडली देख के कहा था कि यार आपको तो मेडिकल में जाना चाहिए था, मेडिकल आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा फील्ड दिखाई देता है कुंडली के माध्यम से। देन ही सेड कि यार मैं तो सीए कर रहा हूँ, मैंने तो सीए में एडमिशन ले लिया है और अब तो मैं सीए ही कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा बैकग्राउंड ही कॉमर्स का है। तो जब इस तरह से उन्होंने मुझे बताया तो अब मुझे लगा कि यार सीए तो इनका हो नहीं पाएगा, पर मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता कि सीए नहीं हो पाएगा। मना करूंगा तो दिल टूट जाएगा और मेहनत छूट जाएगी। तो वहां पर बट मुझे ये पता चल गया था कि सीए नहीं हो पाएगा, फिर भी मैंने उन्हें गाइडेंस दिया जितना हो सके, कोशिश करी। बट एट द एंड आज की डेट तक, आज 8 साल हो चुके हैं उस बात को, और आज की डेट तक भी वो पर्सन सीए के एग्जाम्स दे रहे हैं और उनका फाइनल ईयर अब तक नहीं क्लियर हो, जबकि सारे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप उन्होंने क्लियर कर लिया, बट फाइनल ईयर अभी तक भी क्लियर नहीं हो रहा। और वो जॉब कहां कर रहे हैं, सोचने वाली बात है कि वो जॉब कर रहे हैं एक मेडिकल कंपनी में। तो ये एक कहीं ना कहीं डेस्टिनी मेडिकल तक लेके गई, कहीं ना कहीं डेस्टिनी उन्हें मेडिकल के फील्ड तक टच करके गई है। तो दिस इज द डेस्टिनी बेसिकली। तो एस्ट्रोलॉजर कैन गाइड यू कि आप ऐसा कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज देयर कि आप किस लेवल पे चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं और किस लेवल पे चीजों को लेते हैं। बट हमेशा जो भी प्रेडिक्शन निकलेगा, प्रेडिक्शन विल कम विद द प्रोबेबिलिटीज बेसिकली। अगर आपने वो प्रोबेबिलिटी समझ ली और अगर आपने प्रेडिक्शन को समझ लिया तो शायद आपका आधे से ज्यादा रास्ता आसानी से निकल जाएगा और प्रॉब्लम आपके आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगी। जी, जी, जी। रोहन जी, एक और बात पूछना चाहूँगा। आप बहुत ही अच्छा पढ़ाई वगैरह सब कुछ हो गया है आपका, और ज्योतिष में ही क्यों आए आप? कोई और फ़ील्ड क्यों नहीं चुना आप? नहीं, बेसिकली सर ये बात आधी बताई मैंने आपको कि मैं ज्योतिष में ही हूँ। बेसिकली मेरी अपनी आईटी कंपनी है, रोहन इंफोटेक नाम की मेरी अपनी एक आईटी कंपनी है। उदयपुर में ही उसका ऑफिस है, मेन ब्रांच उदयपुर में ही है उसकी, और एक और छोटा सा ऑफिस दिल्ली में है मेरा। और ज्योतिष में लाइक मेरी कोई सिटिंग नहीं है कहीं पर भी। और हाँ, 2015-16 के आसपास की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिसके कारण से मुझे लगा कि यार मुझे लोगों को बताना चाहिए। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ कुछ गलत हो गया था और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। जब उसने मुझे आके कहा कि यार मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और जब उसने मुझे दूसरों के रिजल्ट बताए कि मैं यहाँ गया, उसने मुझे ये कहा, यहाँ गया मुझे ये कहा, तब मुझे लगा कि इतनी बड़ी समस्या ही नहीं है जितना लोगों ने उसको बता दिया या जितना लोगों ने उसको गुमराह कर दिया। और बहुत छोटा सा उसका सॉल्यूशन था जो कि मैंने उसको बताया और उसने वो सॉल्यूशन किया, उसका आसान काम भी निकल गया। तब उसके मुंह से एक वर्ड निकला था कि यार इफ यू नो दिस लेवल ऑफ समथिंग देन व्हाई यू आर नॉट टेलिंग टू अदर्स, क्योंकि ये चीज दूसरों तक जानी चाहिए। इसलिए मुझे लगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल लाइफ में काफी ज्यादा बिजी था, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं यूट्यूब पे चैनल बना पाऊंगा कभी भी, या पब्लिक के सामने इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा या ज्योतिष को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। एंड आई वाज वर्किंग इन आगरा एट द टाइम, आगरा में काम कर रहा था। एंड वहीं पर एक इंसिडेंट हुआ था नोटबंदी का, उस समय उसी के आसपास के सालों में नोटबंदी हुआ था। एंड अनफॉर्चुनेटली नोटबंदी के कारण जिस कंपनी में मैं काम करता था उसमें भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो वहां पे फिर ग्रोथ रुकी और मैंने वहां से जॉब ड्रॉप किया। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट बेसिकली, कि वो जॉब ड्रॉप करने के बाद मैंने नोटिस करी कि अब कहीं ना कहीं खुद का करना है। लाइक द माइंडसेट वाज दैट कि आई हैव टू डू समथिंग ऑन माय ओन। एंड इसी बीच में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी मेरे लिए ये, कि
23 दिसंबर 2018 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 23 दिसंबर इज माई बर्थ डेट बेसिकली, तो मेरा बर्थडे आता है 23 को। और 23 दिसंबर 2018 को मैं हमारे उदयपुर में ही करणी माता का मंदिर है, एक बहुत अच्छा मंदिर है करणी माता का। तो आई वॉज गोइंग टू द टेम्पल ऑन माई बर्थडे, अर्ली मॉर्निंग 11 बजे की बात होगी ये। एंड मेरे फ्रेंड का कॉल आता है मेरे पास कि वी आर प्लानिंग टू गो टू द वैष्णो देवी ऑन 14th जनवरी 2019 एंड यू आर इन एंड यू कांट से नो। एंड इट वाज लाइक अ सरप्राइजिंग कॉल फॉर मी बिकॉज आई वाज विजिटिंग टू द टेम्पल ओनली। जी। इट इज अ करणी माता टेम्पल, प्लानिंग टू विजिट ओवर देयर। इट इज लाइक कि वो कहते हैं कि माता का बुलावा जब आता है तो वो आ ही जाता है, आप उसे मना नहीं कर सकते, आप उसे रोक नहीं सकते। और इवन आई वाज नॉट इवन, ये था कि आई वाज प्लानिंग टू गो टू द वैष्णो देवी फ्रॉम 2016, बट शायद मेरा कभी खुद का प्लान बन नहीं पाया। सो दैट वाज लाइक अ काइंड ऑफ अ मैजिक कि चलिए ठीक है वहां जाते हैं। एंड व्हेन आई रीच्ड ओवर देयर तो कहते हैं कि शायद एक आध्यात्म की पावर मिली, या फिर कोई एक्टिव बोलते हैं कि बॉडी में चक्र होते हैं जो कि एक्टिव हो जाते हैं। तो आई फेल्ट दैट जेन्युइनली कि समथिंग इज देयर एंड समथिंग आई कैन टेक इट फ्रॉम हियर। वहां से जब मैं वापस आया तो दैट आई हैव डिसाइडेड कि नाउ आई हैव टू स्टार्ट माय बिजनेस एंड नाउ आई टू गो इनटू द प्रॉपर एक फॉर्म और एक बिजनेस। एंड आई थिंक उसको जनवरी में मैंने विजिट किया और प्लान नमस्कार, आप सुन रहे करते रेडियो मधुबन 90.4 एफएम बातें मुलाकातें। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और रोहन शर्मा हमारे साथ हैं, ज्योतिष गुरु। और विशेष रूप से उनका एक नेटवर्क इशू थोड़ा-सा है शायद इस वजह से बीच-बीच में ओके थोड़ा-सा कम आवाज़ आ रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर आपको पाएँगे। और मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जी कि ज्योतिष बहुत सारे लोग देखते हैं, करते हैं, उनका एक प्रोफ़ेशनली बिज़नेस भी है। और आपने इसको एक यूनिक सर्विस के बारे में, सर्विस के लिए आपने इस चीज़ को सुना और इसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं। तो मोस्टली जहाँ पर इसका मेन मुद्दा आता है, चर्चा का जो विषय होता है, वो प्रेडिक्शन के ऊपर आता है। तो ज्योतिष लोगों को, सबको जो है प्रेडिक्शन के लिए जाना जाता है। इवन इलेक्शंस होते हैं, जैसे आपका ये इलेक्शन वाला जो अमेरिका का था, उसका प्रेडिक्शन आपने किया। तो ये मेन कैसे करते हैं? प्रेडिक्शन किस तरह से होता है? इसके लिए क्या-क्या चीज़ों की आप सोचते हैं? कितना डाटा इकट्ठा करते हैं आप? ओके। ये बहुत एक्चुअली बड़ा रिसर्च होता है इसमें। मैंने, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे, तो अमेरिका के 2 वीडियोस मैंने बनाए थे बेसिकली, स्पेशली अमेरिका के ऊपर और अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए थे। एक जी। वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली को एनालिसिस किया था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में वो पावर है कि वो इस बार भी इलेक्शन में आ सकते हैं और इलेक्शन को फाइट करके जीत सकते हैं। तो पहला मेरा प्रेडिक्शन जो रिसर्च था वो टोटल डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के ऊपर था। और उस समय मेरे पास जॉय बिडेन का डिटेल नहीं था, तो मैंने रिक्वेस्ट भी किया था व्यूअर से कि अगर किसी के पास डिटेल्स हो तो प्लीज मुझे प्रोवाइड करा दें। एक व्यूअर थे यूएस से ही, उनके पास शायद वो कहीं व्हाइट हाउस से ही बिलोंग करते थे, तो उनके पास डेटा था जॉय बिडेन का। उन्होंने मुझे एक कार्ड भेजा जॉय बिडेन का, जिसके ऊपर उनके बारे में लिखा हुआ था सारा का सारा, एंड उसमें उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी था। तो वहां से फिर मुझे आइडिया मिला जॉय बिडेन की कुंडली का। एंड जब मैंने उनकी कुंडली का एनालिसिस किया और उसके बाद मैंने अमेरिका की कुंडली का एनालिसिस किया, तो एक प्रेडिक्शन को करने के लिए अमेरिका की कुंडली का एनालिसिस करना भी जरूरी था और दोनों पार्टिसिपेट के की कुंडली का एनालिसिस करना भी जरूरी था। वो एनालिसिस जी। करने के बाद मैंने जब क्लियरली देखा कि यहाँ पर तो डोनाल्ड ट्रंप, मैंने एक वर्ड यूज किया था, आप सुनिएगा वीडियो, कि साम, अगर डोनाल्ड ट्रंप इस इलेक्शन को जीतना चाहते हैं तो वो साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ही, काफी मशक्कत के बाद ही वो इस इलेक्शन को जीत पाएंगे, अदरवाइज देयर इज नो चांस दैट ही कैन विन द इलेक्शन। और जॉय बिडेन बहुत आराम से क्लियरली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दिख रहे थे कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। और वैसा ही रिजल्ट भी हमें देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप ने सारी कोशिशें कर दी, इवन वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, बट अभी अब भी चल उनके हाथ में बचा नहीं है और नहीं बचेगा। जी, जी, जी। बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन आपने उसको किया और इसके लिए आपको मेन डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ती है और उससे आप जो हाँ, है हर चीज़ ठीक से कर पाते हैं। तो आइए, संगीता जी ने एक सवाल आपके लिए दिया है, अगर आप देख पा रहे हैं ठीक। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। हाँ, रोहन जी, संगीता जी ने एक मैसेज किया है, क्या हाँ जी, अपनी कुंडली हाँ जी। क्या अपने नाम के आधार से
बना सकते हैं या फिर उसके लिए जी, और कुछ जी। चाहिए? संगीता जी को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि हुँ। देखिए आपने जैसे सवाल पूछा है कि अपनी कुंडली के अपने कर्म के आधार से बदल सकती है या नहीं? संगीता जी देखिए, कुंडली जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक एस्ट्रोलॉजर और एक एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या, ये गाइडेंस है आपके लिए। इस गाइडेंस के ज़रिए आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं बहुत आराम से। तो कुंडली में अगर जो आप कर्म करते हैं अपने जीवन में जो आप कर्म कर्म करते हैं, उनके रिजल्ट तो आपको मिलते ही मिलते हैं। अगर आपके कर्म सही होंगे तो रिजल्ट अच्छे होंगे, कर्म अगर खराब होंगे तो रिजल्ट में नेगेटिविटी आ सकती है, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। और ज्योतिष माध्यम से, ज्योतिष के उपायों से, ज्योतिष की विद्या के माध्यम से आप अपने कर्मों को अच्छा करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए आप कर्म को बेस मान के कुंडली को आधार माने, कुंडली को आप सपोर्ट माने, तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। अगर आप कुंडली को बेस मान के कर्म को सपोर्ट करेंगे, तो आपको शायद नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें, जैसे कि अगर आपके चार्ट में है कि आप मेडिकल साइंस में जाएंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, तो आपको अपनी प्रिपरेशंस उसी लेवल की और उसी तरह से करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच पाए। अदरवाइज वहां पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जी। दूसरा आपका एक सवाल है कि कितनी उम्र के बाद कुंडली के ग्रह नक्षत्र अफेक्ट नहीं करते, जैसे मांगलिक होना। ओके, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक भ्रांति है, एक तरह की कंफ्यूजन है सभी के बीच में कि मांगलिक जो होते हैं वो 28 साल के बाद काम नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं 38 साल के बाद काम नहीं करते, मंगल का इफेक्ट खत्म हो जाता है। देखिए एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक का इफेक्ट अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सभी की कुंडली में 38 पे खत्म हो जाएगा या सभी की कुंडली में 28 पे खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने चार्ट्स में 58 की एज तक और 46 की एज तक भी मंगल का असर होते हुए देखा है, और वहां पर मंगल के कारण, मांगलिक के कारण स्पेशली प्रॉब्लम्स होते हुए देखी हैं। तो इसीलिए मैं ये कभी नहीं कहता कि मांगलिक का असर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, किसी भी ग्रह और नक्षत्र का असर जल्दी खत्म हो जाएगा। एक चीज मैं हमेशा यूज करता हूं अपने प्रेडिक्शंस में, आप इसको इस तरह से समझिएगा, अगर कोई ग्रह या कोई नक्षत्र, अगर कोई ग्रह या कोई नक्षत्र अगर बैठा है, डजंट मैटर कि वो वीक है या स्ट्रांग है, बट अगर वो बैठा है तो वो अपना इफेक्ट देगा ही देगा। ये बिल्कुल ये तो है, चाहे बादल हो, बट अगर सूर्य उदय हुआ है तो वो अपना प्रकाश डाल के ही रहेगा, उससे आप छुपा नहीं सकते। तो इसीलिए ग्रह नक्षत्र और ये लाइफ टाइम आपको इफेक्ट देते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती, और हर एक एज अपनी कुंडली में अलग अलग दिखाई देती है। जी, संगीता जी, आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अपना जवाब मिल गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर रोहन जी से जुड़ते हैं। आप तब तक अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर किसी प्रॉब्लम्स को पूछना चाहें तो ज़रूर हमारे साथ इस कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जयश्री जी, एक छोटा-सा पीस आप सुनाइए गीत का रोहन जी के लिए। हेलो। हाँ जी। बीते ना बिताए रहना, बिरहा के छाए रहना, बीते ना बिताए रहना, बिरहा के छाए रहना, भीगी हुई आँखों ने लाख बुझाए रहना, बीते ना बिताए रहना, बीती हुई बतिया कोई दोहराए, भूले हुए नामों से कोई तो बुलाए, क्या ओ जादू की बिंदी वाली रतिया, भीगी हुई आँखों से लाख बुझाई रहना,
बीते ना बिताए रहना, बिरहा के जाए रहना, भीगी हुई आँखों में लाख बुझाए रहना, बीते ना बिताए रहना। थैंक यू। जयश्री जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आइए फिर से मैं रोहन शर्मा जी से जोड़ना चाहूँगा। एक और सवाल संगीता जी लिखते हैं कि भई आजकल कभी-कभी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो बहुत सारे फ्रॉड केसेस भी सामने आ जाते हैं। तो इसके लिए सही व्यक्ति को कैसे पहचानिए और सही बातें बता रहे हैं, ज्योतिष का ओरिजिनल जो ज्ञान है वो हमें अवगत करा रहे हैं, ऐसा हम लोग कैसे समझें? ओके, ये सवाल बहुत कॉमन है और मेरे पास बहुत बार ये सवाल आता है। अच्छा। मैं एक चीज़ यहाँ पर हमेशा बोलता हूँ, देखिए एक्चुअली क्या होता है और प्रॉब्लम है, ये बेसिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हुँ। इवन यूट्यूब पर भी आज आप देखेंगे तो नेगेटिव वीडियोज़ की भरमार लगी हुई है। हुँ, बहुत हुँ, सारे हुँ। वीडियोज़ कि यहाँ पर ये होने वाला है, वहाँ पर वो होने वाला है और प्रॉब्लम संगीता जी यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्रॉब्लम क्या है? जब भी आप किसी के पास जाएँ, तो आप जब भी वो जो भी प्रेडिक्शन आप उनसे ले रहे हैं, उसका कारण और रीज़न जानने की कोशिश हमेशा करिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमने सामने वाले से कुछ पूछा और उसने सिर्फ़ बोल दिया कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा। अब आपने क्या किया कि जानने की कोशिश नहीं करी कि कौन-सा ग्रह ऐसा कर रहा है या कौन-सा ग्रह खराब है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। हुँ, जैसे हुँ, कि हुँ। आपने बोला कि मेरा एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? अगर किसी ने बोला कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और हमने उसको मान के हम घबरा गए, हम बहुत जल्दी घबरा गए। हमने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर वो कौन-सा ग्रह है, जिसके कारण से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, किस टाइम से किस टाइम के दौरान उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा और क्या रिज़ल्ट उसका निकल सकता है, प्लस क्या रेमेडी मुझे करनी चाहिए जिससे कि ये जो इफ़ेक्ट है ये कम हो जाए। पर हम ये सारा प्रोसेस फॉलो नहीं करते। हम क्या करते हैं कि जब भी कोई कुछ एक रैंडम सवाल पूछते हैं, उसका सिंपल सा जो जवाब निकलता है, उसका जवाब आते ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होके उस जवाब को ग्रैब कर लेते हैं और उसके पीछे के रिजल्ट्स को जानने की कोशिश नहीं करते। मैं हुँ, हुँ। 90% तो नहीं कहूँगा बट 75% एस्ट्रोलॉजर आज की डेट में जो कि एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं और ना ही वो दे पाते हैं, कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों होगा। मैंने यूट्यूब पे अपने जितने वीडियोस आपने देखिएगा जितने वीडियोस मेरे यूट्यूब पे होंगे मेरे हर एक वीडियो में बाकायदा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कौन सा प्लेनेट ऐसा काम कर रहा है लाइक भूकंप जैसे आने का है तो क्यों आ रहा है जैसे मैंने आपने अगर देखा हो तो मुंबई में मैंने आग लगने की प्रेडिक्शन करी थी एक टाइम के दौरान कि मुंबई में भयंकर आग लगेगी और एक कैलिफोर्निया में भयंकर आग लगेगी ऐसा मैंने प्रेडिक्शन किया था और कैलिफोर्निया के जंगल में बहुत भारी आग लगी मुंबई में भी बहुत भारी आग लगी और वो भी मैंने प्लेनेटरी वाइज बताया था कि कौन से ग्रहों के कारण ऐसी स्थिति बन रही तो इसलिए जब भी आप जो भी प्रेडिक्शन लें चाहे किसी से भी लें बट प्रॉपर एक आपको समझ आना चाहिए कि जो लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं मैं उन्हें इतना बता देता हूं कि नेक्स्ट टाइम अगर वो किसी और से कंसल्टेशन लेंगे तो कोई और उन्हें पागल नहीं बना पाएगा ये गारंटी मैं उनको देता हूं कि आपको अगर कुछ भी करना है तो आप इस लेवल तक समझ लें कि आप क्योंकि कुंडली हुँ। आपकी है अगर आप अपनी कुंडली को नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या फायदा उस चीज का तो इसीलिए आपको अपनी कुंडली की समझ होनी चाहिए और सामने वाले से जितना निकालने की कोशिश करें उतना आपको फायदा मिलेगा चलिए, हमारे जो हैं विशेष फाउंडेशन से एक मैसेज आया है, उन्होंने आपको लिखा है कि हमेशा मैं देखते रहता हूँ रोहन जी के वीडियोज़, उन्हें अच्छा लगता है। आप सुन रहे हैं थैंक यू रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। तो आइए एक और सवाल लेके मैं रोहन जी से जुड़ना चाहूँगा आप सभी को और बीच-बीच में थोड़ा-सा नेटवर्क के कारण वो दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उसे ठीक से समझ पाएँ उनके शब्दों को। और एक और बात जो है संगीता जी लिखते हैं यदि पर्सनैलिटी आपका डेट ऑफ बर्थ पर्सनली आपको अगर डेट ऑफ बर्थ भेजते हैं, तो क्या आप उन्हें गाइड कर सकते हैं? संगीता जी देखिए बिल्कुल मैं अपने वीडियोस में भी ये बात बोलता हूँ तो इसलिए मुझे इस बात को बोलने में भी शर्म नहीं आएगी कि मैं पेड करता हूँ मैं बिल्कुल आपको गाइड कर सकता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है बट क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल पर्सन भी हूँ और ये मेरा मैं इस चीज को प्रोफेशनली भी आगे तक लेके जा रहा हूँ और साथ ही साथ सपोर्ट मैं जितना अपने एंड से करता हूँ उतना करने की कोशिश करता हूँ तो आपको जब भी मुझसे गाइड चाहिए हो जब भी हेल्प चाहिए हो आप बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं
और मैं मोस्टली लाइक ऑल द टाइम अवेलेबल मिलूंगा आपको, और आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट करके आप अपने सवालों को रख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जितना हो सके और जितना पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं, नमक मिर्ची मसाले वाली बातें नहीं करता हूं, ना ही घुमा फिरा के कोई बात करता हूं। सीधा जो सवाल है आंसर कि ऐसा है और इसके पीछे के लॉजिक्स ये हैं। ये है, सही बात है। ये बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग थोड़ा-सा इन चीज़ों को जो है घुमा देते हैं ताकि कस्टमर उनके साथ में रहें और कुछ पैसा कमा सकें। यहाँ पर वैसी बात नहीं है, आप इसको प्रोफ़ेशनली भी करते हैं और सही चीज़ें लोगों को पहुँचाने का आपका मकसद है, तो हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए आपको चंद तालियाँ मेरी ओर से। क्योंकि बहुत सारे छोटे परिवार के लोग होते हैं, गरीब वाले होते हैं, उनको ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं ही हैं और उसमें ज्योतिष आचार्य अगर लूट लेता है तो फिर कुछ रहा ही नहीं ना उनके जी, जी। तो ये ऐसा हो जाता है और बहुत सारे केसेस भी ऐसे हैं, संगीता जी ने इसी को लेकर पूछा सवाल। तो आइए एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे अभी कई चीज़ें हैं, ग्रहों के नक्षत्र वगैरह इनके जो बदलाव होते हैं, वहाँ तक तो कोई जाता नहीं है, लेकिन फिर ये चीज़ें कैसे हम लोग बताते हैं, क्या गणना है? मैथमेटिक्स इसमें बहुत काम करता है, ऐसा मैंने सुना था। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा हमारे विद्यार्थी बच्चों को, यूथ को समझ में आ जाए कि हाउ इट वर्क्स, थोड़ा-सा वो बताइए। ओके, इसी के लिए मैं एक चीज और बता देता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी क्लासेस भी लेता हूँ। मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, मेरा एक बैच कंप्लीट हुआ है कुछ ही दिनों पहले। तो अब मैं लाइक 3 पार्ट में मैं जब एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, तो बेसिक, एडवांस एंड सुपर एडवांस के लिए मैं लेता हूँ कोर्सेज। अब देखिए, काफी बार ऐसा होता है कि मैंने काफी ऐसा देखा है, आपने एक ग्रह को देखा और आपने एक रैंडम प्रेडिक्शन कर दिया। ये हो गया एक साधारण एस्ट्रोलॉजर जो काम करता है। ये वो वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर कैसे प्रेडिक्शन करता है कि उसने एक ग्रह देखा और उसने एक रैंडम प्रेडिक्शन कर दिया, एंड दैट इज इट, दैट्स इट। इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि वो एक कुंडली को बहुत ज्यादा टाइम दे। और बिकॉज मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं एक प्रोफेशनल पर्सन हूं, मैं भीड़ इकट्ठी नहीं करता, ना ही बहुत ज्यादा अपने ऊपर लोड लेता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम रहता है। तो मैं क्या करता हूं, और एक कुंडली को एनालिसिस करने में जेन्युइनली कम से कम 40 मिनट का समय लगता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितना फाइट कर लो आप, पर 40 मिनट का समय लगता ही लगता है। 5 मिनट में कुंडली देख के अगर किसी ने बता दिया है तो 90% रिजल्ट के चांसेस बन जाते हैं। और एक तो होता है नॉर्मल ग्रह देखना, इसके बाद ग्रहों की पोजीशन देखना, ग्रहों की स्ट्रेंथ देखना, और ग्रहों के साथ नक्षत्रों को देखना, और नक्षत्रों की पोजीशन और उसकी स्ट्रेंथ को देखना। ये एक पूरा पैकेज होता है एक तरह से। ये प्रोसेस 1 बाय 1 चलता है, पहली स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इस तरह से। उसके बाद करंट टाइमिंग को देखना, करंट टाइमिंग में कौन सा ग्रह फ्लक्चुएट कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको देखना। उसके बाद आप, हम ये यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस लेवल पे आज के टाइम पे इफेक्ट कर रहा है। देखिए, एक होती है जनरल कुंडली जो आपको नॉर्मल बता देगी कि आपकी लाइफ कैसी जाएगी। एक होती है आपकी ईयर चार्ट जो आपको बताएगा कि आपका ये वाला साल कैसा जाएगा। उसके बाद एक होता है मंथ चार्ट जो कि आपको बताएगा कि ये महीना कैसा जाएगा। उसके बाद होता है एक डे चार्ट जो आपको बताएगा कि आज का दिन कैसा जाएगा। और उसके बाद भी एक चार्ट होता है जो आपके घंटे के ऊपर बनता है। लाइक एवरी आवर हैज स्पेसिफिक चार्ट्स बेसिकली। लाइक जैसे मैं मैचेस की भी प्रेडिक्शन करता हूँ, या किसी भी, जैसे हम इलेक्शन की बात करें, तो जब वोटिंग पड़ रही है और जब रिजल्ट निकल रहा है, दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग होती है। क्योंकि जब एक तो वो माइंडसेट होता है कि जब पब्लिक वोट डाल रही है तो वो किस माइंडसेट से वोट डाल रही है, उस समय का स्ट्रक्चर क्या बनता है। एक जब रिजल्ट निकल रहा है, लाइक जो छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल ले यहाँ पर, तो एक बच्चा जब एग्जाम जाता है पढ़ाई करने, तो जब वो पढ़ाई कर रहा है तब ग्रह अलग होंगे, जब एग्जाम दे रहा होगा तब ग्रह अलग होंगे, जब उसकी कॉपी चेक करी जा रही होगी, क्योंकि कॉपी वो चेक नहीं कर रहा, कॉपी चेक करने वाला पर्सन कोई और है, तो इसलिए उसके ग्रहों का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है तो उस पर्टिकुलर डे कैसा है, उसके बाद ही आप एक पर्सन को बता सकते हो कि आपका एग्जाम का रिजल्ट कैसा रहेगा, नहीं रहेगा। नॉर्मल गुरु को देख के रिजल्ट अच्छा जाएगा या शुक्र को देख के रिजल्ट खराब जाएगा, अगर सिर्फ ये बोल दिया तो 100% प्रेडिक्शन नहीं है। अच्छा। तो इसीलिए एक पूरा एक सेगमेंट बनता है, एक पूरी प्रोसेस बनती है, और हर एक चीज को अगर आप जब कैलकुलेट करोगे तो जो प्रेडिक्शन निकलता है
मैं ये नहीं बोलूंगा 100% एक्यूरेट आएगा, बट 95% 90% एक्यूरेसी आपको मिल ही जाएगी कि इसमें गलत होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये जैसे आपने कहा मैथमेटिक्स है और सच में हार्ड मैथमेटिक्स थोड़ी सी, तो इसीलिए उसमें काफी ज्यादा चीजें देखनी पड़ती है। और कुछ चीजें एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते और पर्सन होने के नाते गलतियां सभी से होती हैं, तो हो सकता है कि कभी कभार कुछ चीज छूट भी जाए और कभी कभार कुछ चीज ऊपर नीचे हो भी जाए। इसीलिए मैं 40 से 45 मिनट देता हूँ एक कुंडली एनालिसिस के लिए, और उसके बाद ही कोई प्रेडिक्शन यहाँ पे निकालता हूँ। जी, जी, जी। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से प्रेडिक्शन निकालते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगता है कि अगर रिज़ल्ट इलेक्शन का निकालना है, तो फिर उन ग्रहों को देखते हुए फिर व्यक्ति की पर्सनैलिटी और फिर उस समूह को देखना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें मैथमेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप उन चीज़ों को कैसे गिनते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और अगर समझो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं किसी के जीवन में, तो उसको हम लोग कैसे क्या एस्ट्रोलॉजी में क्या सॉल्यूशंस है व्यक्ति के जीवन में, समझो उनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है या परिस्थिति ऐसी है कि वो बहुत मेहनत तो कर रहा है, लेकिन उनको जो चाहिए इनकम वो नहीं हो रहा है, हर बार नुकसान होता है, तो ऐसे में वो क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? ओके, देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि सॉल्यूशंस के लिए प्रॉब्लम को फाइंड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि 4 लोगों के बिजनेस में अगर प्रॉब्लम है, मान लीजिए 4 लोग सेम कैटेगरी के लोग, मैं आपको इसके बाद एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, उससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जी, जी, जी। 4 लोग हैं जो कि बिजनेस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डजन इट मींस कि मैं अगर एक उपाय बताऊंगा तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक उपाय चारों की लाइफ पर सेम काम करेगा, ऐसा हुँ, पॉसिबल ही हुँ। नहीं है। हुँ, क्योंकि हर एक की लाइफ में बिजनेस के खराब होने का रीजन कुछ और होगा और उसके पीछे का ग्रह कुछ और होगा, और हुँ, हुँ। इसीलिए हर एक ग्रह का अपना एक उपाय होता है, अपनी एक रेमेडीज होती है, और रेमेडीज के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि मैं जो सबसे पहले यूज करता हूँ, विच इज अ मंत्र रेमेडीज, कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होती है, तो इसीलिए मंत्र से अगर आप किसी चीज को सही करते हैं वो सबसे अच्छा है। इसमें मेहनत लगती है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। दूसरी रेमेडीज पूजा होती है, पूजा में भी वो पूजा जो आप खुद करते हैं, मैं उसमें बिलीव करता हूँ जो पूजा खुद की जाती है, ना कि उसमें कि आपने किसी को पैसे दे दिए और उसकी पूजा कर दी, वो हुँ, पूजा हुँ। उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूजा पाठ के नाम पे किसी को पैसे कभी भी मत दीजिएगा, कि आपकी प्रॉब्लम है, समस्या आपकी है और पैसे भी आप दे रहे हैं, तो पूजा भी आपको ही करनी चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। आपने किसी और को पैसा देके उससे पूजा करवा ली, उसका फायदा आपको नहीं मिल सकता। और हुँ, हुँ, हुँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे उपाय हैं जिससे को करने से आपके काफी सारे जो है वो रास्ते निकल जाते हैं, और मैं मोस्टली जो है घरेलू उपाय को काम में लेता हूँ। वैदिक ज्योतिष के जो बहुत बेसिक उपाय हैं जो कि बहुत पावरफुल है, क्योंकि जैसे हमने सभी ने सुना है कि ओल्ड इज गोल्ड, वैसे ही जो बहुत सिंपल सिंपल उपाय जो कि उस जमाने में किए जाते थे, जिस जमाने में वैदिक एस्ट्रोलॉजी को बहुत आगे तक माना जाता था और बहुत काम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर किए गए, तो इसलिए हुँ, हुँ, हर हुँ। चीज पैसों से संभव नहीं है, और हर चीज एक तंत्र विद्या से तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए मैं तंत्र को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। और अपने लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि जितना 90% वैदिक एस्ट्रोलॉजी बता पाती है, उस लेवल तक का कोई भी दूसरी एस्ट्रोलॉजी नहीं बता पाती। जी, जी। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर विशेष रोहन शर्मा जी से बातें हो रही हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आपके जीवन में जब भी प्रॉब्लम्स होता है तो प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और जब आप समझते हैं तो निश्चित तौर पे आपको उसका सॉल्यूशन मिलना आसान हो जाता है। तो आइए, विद्यार्थी को कैसे अपने जीवन में उसके रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी टेंशन्स रहते हैं, और आजकल तो चलिए शिक्षा का स्तर ही बिल्कुल चेंज हो रहा है, और चेंज ऑफ एजुकेशन पे आपका क्या प्रेडिक्शन है? क्योंकि पहले लोग क्लासरूम में बैठ के पढ़ते थे और आज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और टीचर्स ये बोल रहे हैं कि कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, ये कुछ पता नहीं चलता। पर टाइम बीइंग के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम अपना लेक्चर्स डाल देते हैं वीडियो पे, और जो बच्चा पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, वो हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये एक बड़ी दिक्कत है, और जो फ़ील हो रहा है बच्चों को देखकर, जो हम जोश से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वो चीज़ें तो बिल्कुल नहीं हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें कैमरा को देख के बोलना पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल नई चीज़ आ रही है, तो इसको देख के आपको क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम लोग आने वाले समय में एजुकेशन का क्या सिस्टम होगा?
देखिए 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 का जो दौर चल रहा है, ये एक्चुअली जी, जी। परिवर्तन का दौर है। मैंने एक चीज़ अपने वीडियोज़ में भी कही है कि 2020 जो है, ये परिवर्तन का दौर है बेसिकली, ये परिवर्तन का महीना साल है बेसिकली, और 2020 का जो संबंध है वो भी राहु से संबंध है। इवन इस अच्छा, साल अच्छा। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, लाइक हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसी चीज़ें हो रही है, लाइक कोरोना एग्ज़ाम्पल फॉर बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारे सामने है। इसके अलावा इस पूरे साल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स लगता है कि प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पर हकीकत ये है कि प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमें दिखाई दे रही है। और प्रॉब्लम्स के कंपैरिज़न में आपको कहीं न कहीं टाइम जो कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है आपको उस ज़माने में लेके जाने की जहाँ से आप निकल के आ चुके हैं और आप उन चीज़ों को भूल चुके हैं। जैसे हुँ। कि हमने देखा है फैमिली गैदरिंग हुई है, सालों बाद फैमिलीज़ को साथ में रहने का मौका मिला कोरोना में। तो ये भी एक टाइम का इंडिकेशन था कि यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली एंड यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ द फैमिली। आपको अपनी हुँ। फैमिली की वैल्यू समझ में आनी चाहिए और फैमिली को आपको सपोर्ट करना चाहिए, बच्चों के साथ, माता-पिता के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। वो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली। एजुकेशन की जैसे अगर हम बात करें, तो एजुकेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर है। बहुत बड़ा चेंजेज़ यहाँ से होने वाला है और एजुकेशन और प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे अगर हम देखें, तो यहाँ पर दोनों ही में ही वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम का जो कल्चर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ये कल्चर आने वाले 4-5 सालों में बहुत अच्छे लेवल पे चला जाएगा। और ये कल्चर कहीं न कहीं देखिएगा इस डायरेक्शन को एक वर्चुअल एजुकेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, जहाँ पर अब असाइनमेंट्स और काफ़ी सारी चीज़ें जो वो प्रैक्टिकल हो जाएँगी। अब तक जो इंडिया में चल रहा था, वो थ्योरी बेस्ड एजुकेशन ज़्यादा चल रही थी, बट अब यहाँ से जो परिवर्तन स्टार्ट हुआ है, प्रैक्टिकल और जी। असाइनमेंट बेस्ड एजुकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में अब भी काफ़ी समय से चल रहा है, वो अब इंडिया में यहाँ से शुरू होने लग जाएगा। जी, जी। जी, तो ये तो इसीलिए ऑनलाइन हाँ जी। हाँ, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है एजुकेशन वाला, ये कहाँ तक हम सभी को अपील करता है विद्यार्थी या टीचर्स को? ओके क्योंकि भारत में सर देखिए एक बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हुँ, जिसे पढ़ना है वो ऑनलाइन में भी पढ़ सकता है और वो ऑफलाइन में भी पढ़ सकता है। इट इज़ हुँ, हुँ। मैटर ऑफ द टाइम एंड मैटर ऑफ द एफर्ट्स दैट कि आप कितना एफर्ट लगाते हैं। बट हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन हालाँकि उतनी ज़्यादा पावरफुल या उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है जितना कि हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन को देखने को मिलता है। हम स्कूल जाते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, हम पूछते हैं, हम 4 बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज़ हुँ, हुँ। लाइक जितना आप घर पे रहेंगे उतना आप लेज़ी होते जाएँगे और जितना आप लेज़ी होते जाएँगे उतना आप अपनी चीज़ों से दूर होते 100% नहीं दे पाएँगे जितना आपको देना चाहिए। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो ये और चेंज होगी अभी। मुझे पूरा यकीन है आने वाले सालों में कि ये थोड़ा और चेंजेज़ होगा और इसको और ज़्यादा बेटर बनाया जाएगा। क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन एक फर्स्ट लेवल था। इट इज़ अ फर्स्ट लेवल एजुकेशन बेसिकली। तो इसीलिए उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ अभी और उतना ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिले जितना मिलने चाहिए थे। जी, जी। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में भी आपने बताया रोहन जी। और जैसे भारत को बहुत लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि विश्वगुरु बनेगा और काफ़ी लोग इसके बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब में एक बार अगर विश्वगुरु भारत बनेगा इसके ऊपर काफ़ी एस्ट्रोलॉजर ने अपने-अपने विचार, अपने-अपने भावनाएँ और काफ़ी वीडियोज़ उसमें तत्वों के भी जोड़ दिए हैं ताकि लोगों को विश्वास हो जाए इन सारी चीज़ों को। तो मैं चाहूँगा कि इस विषय पे आप थोड़ा-सा अच्छी तरह से हमें बताएँ, तब तक मैं विक्रांत जी को कहूँगा कि 2 मिनट एक जो है सुंदर-सा गीत पेश करें फिर से एक बार। एक छोटा-सा ब्रेक ले लेते हैं और जो दर्शक देख रहे हैं और उनको अगर कुछ पूछना हो, अपना डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से अपनी कुंडली को अगर जानना है, तो निश्चित तौर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तो हम रोहन जी से प्रश्न उत्तरी भी आप लोगों के करेंगे। जी, 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 एकदम मैं छोटा-सा जी, जी, जी। एक गज़ल आप लोगों के बीच। अब कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ मैं, जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं। कौन आवाज दे रहा है मुझे,
कोई कह दे यहाँ नहीं हूँ मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दस्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं के हर चंद एक खाना नशी, मैं के हर चंद एक खाना नशी, अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा, अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा, दस्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। थैंक यू। थैंक यू, बहुत सुंदर विक्रांत जी, थैंक यू सो मच। फिर से मैं रोहन शर्मा से जोड़ना चाहूँगा। आइए बात करते हैं प्रेडिक्शन के बारे में, भारत विश्व गुरु बनेगा इसके बारे में। देखिए, आई डोंट नो लोग क्यों नहीं मानते कि भारत विश्व गुरु नहीं है। मैं तो शुरू से मानता हूं कि भारत विश्व गुरु था, है और हमेशा रहेगा। ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि ऐसा बात ही क्यों निकल के आई कि भारत विश्व गुरु नहीं। हम भारत में रहते हैं और हम जानते हैं कि दुनिया की हर कंट्री में भारत के लोग रहते हैं। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं शायद जहां पे भारतवासी ना गए हों। तो फिर जब भारतवासी अगर सभी जगह हैं तो भारत अपने आप में सर्वोच्च परी है और भारत अपने आप में काफी ज्यादा आगे है। रही बात ग्रहों के हिसाब से भी बताने की जरूरत है यहाँ पे। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए कि समय हमेशा बदलता है, समय कभी भी एक सा नहीं रहता। समय का पहिया हमेशा बदलेगा। जो कल था वो आज नहीं होगा और जो आज है वो कल नहीं होगा। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है और इसीलिए ये बात भी निकल के आ रही है कि भारत विश्वगुरु वापस से बनेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि भारत विश्वगुरु की जो पद्धति थी, जो लेवल था, वहां से थोड़ा डाउन आ चुका है, या फिर वहां से जो 100 साल का जो एक संघर्ष देखा था समय में, वहां से फिर हमने आजादी देखी और आजादी के बाद से अब आज हम 2020 देख रहे हैं। तो जैसे जैसे हम वापस से प्रगति की ओर चल रहे हैं, वापस से हम अब ऊपर चढ़ रहे हैं। और बट भारत की कुंडली अगर हम देखें, यहाँ पर जो आजाद भारत की कुंडली थी, वो अगर आप देखेंगे तो देखिए, आजाद भारत की कुंडली से पहले हिंदुस्तान की कुंडली थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की भी अपनी कुंडली है। हिंदुस्तान की एक कुंडली है, एशिया की कुंडली है और भारत की कुंडली है। आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, कभी भी नोट करिएगा, मैप लेके बैठिएगा और आप देखिएगा कि दुनिया में अब तक जितनी भी चीजें हुई है, चाहे वो विश्व युद्ध हो गया, चाहे वो कोई भी बड़ा रिसर्च हो गया, बड़ी चीजें हो गई, सारी की सारी चीजें नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में हुई है। आप देखिएगा कि ज्यादातर चीजें 90% चीजें जो है वो नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप देखिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यूनान की जो कंट्रीज थी वहां से सारी चीजें स्टार्ट हुई है और वहां से होते होते ब्रिटिश और इंडिया की तरफ दो डायरेक्शन में वो डिवाइड हुई है। तो बाकी का जो कंट्री है, बाकी का जो वर्ल्ड है वो पूरा अलग, और नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन की कंट्रीज जो है वो बिल्कुल अलग। और जो मेन फाइट्स हैं ये भी इन्हीं दो डायरेक्शंस के बीच में हमेशा चलती आ रही है और चलती रहेगी, या आगे भी चलती रहेगी। तो चाहे भारत विश्वगुरु बने चाहे ना बने, बट भारत को संघर्ष हमेशा करना पड़ेगा। ये भारत की कुंडली में ही लिखा हुआ है, या फिर ये कहें कि आजाद भारत की कुंडली में ही लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत कम समय था, बहुत कम लोग जानते हैं कि आजाद भारत जब आजाद हुआ था तो उसका मेन जो कुंडला था वो कब बना था। और बहुत कम लोगों को ये पता है कि आजाद भारत की कुंडली, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में सिर्फ एक ही दिन का डिफरेंस था। लाइक उस एक दिन के डिफरेंस में कुंडली में इतना फर्क आया है, जबकि ग्रहों के बीच में बहुत ज्यादा लंबा फर्क नहीं है। उस एक दिन के डिफरेंस में कुंडली में इतना फर्क है कि आज भारत का डायरेक्शन बिल्कुल अलग है और पाकिस्तान का डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए, बट हाँ ये जरूर कहूंगा
कि 2024 हालांकि मैंने अभी तो कहीं पर भी नहीं बताया है ये चीज, और ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि 2024 से जो लाइफ चलेगा भारत का, वो एक विश्व गुरु के बनने की राह पे चलेगा। आप देखिएगा। और ये एक चीज बता देता हूँ कि 2021 और 2022 2 साल रहेंगे, ये पूरे वर्ल्ड के लिए संघर्ष वाले साल रहेंगे। पूरा वर्ल्ड यहाँ पर बदलेगा, और 2020 से लेकर 2030 के बीच में दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत सारी नई चीजें आने वाली है, और बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो लोगों को लग रहा था कि ये सालों साल लाइफ यही चलती रहेगी, वो सारी की सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। 2020 से 30 के बीच का जो दौर है, ये पूरा का पूरा परिवर्तन का दौर है। अभी अगर करंट टाइम में बात करें, भारत की इकोनॉमी की भी बात करें, तो आज के टाइम में भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन है, और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को अप होने में नवंबर 2021 तक का समय लगेगा ही लगेगा। ये फैक्ट है एक तरह से। इसको आप चाहे लिख के रखिए भी और बाद में चेक करिएगा। नवंबर 2021 के बाद पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी अच्छे से लेवल पे जाना शुरू कर देगी, और 2024 के बाद का भारत आप सभी को एक अच्छे लेवल पे ग्रो करता हुआ दिखेगा, बहुत अलग लेवल पे दिखेगा, जहां पर हम काफी ज्यादा चीजें जो है हमारे देश में भी एक अच्छे लेवल पे होना शुरू हो जाएंगी। तो वो एक दौर रहेगा जहां पर लोग भारत को पूछना स्टार्ट कर देंगे वापस से, लोग भारत में आना शुरू कर देंगे वापस से, और भारत को मानना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली विश्व गुरु का मतलब यही है कि पीपल आर आस्किंग फॉर द इंडिया, पीपल आर आस्किंग फॉर द इंडियन पीपल बेसिकली। तो वो है एक चीज कि वहां पर भारत अपना एक अस्तित्व वापस मजबूत करेगा, और भारत अपना दौर वापस वहां पे स्ट्रॉन्ग करेगा। जी, जी, जी। बहुत ही अच्छा आपने बताया, थैंक यू सो मच। और ये पूरा 2020 से लेकर 30 तक का परिवर्तन काल आपने बताया है, एक लंबा सफ़र है, जहाँ पर एक पूरा यू टर्न होने वाला है, जो आपने कहा, और 2024 में वो और चीज़ें देखने बेसिकली को अगर आप मिलेगा। देखें तो ये हर 100 साल में एक बार आया है। इट इज नॉट हाँ। कि ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, ये ऐसा नहीं है। आप अगर थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे तो 1820 में भी एक बीमारी आई थी, उससे उस समय भी परिवर्तन का दौर चला था, करोड़ों लोग उस समय भी मरे थे। उसके बाद 1920 स्पेनिश फ्लू बहुत खराब बीमारी थी, और 1920 से लेकर 1930 तक का जो टाइम था वो भी परिवर्तन का दौर था, और उसी दौर में शुरुआत हुई थी भारत के स्वतंत्रता की। भारत को स्वतंत्रता दिलाने की जो शुरुआत थी वो इन्हीं 10 सालों में शुरुआत की गई थी, जिसके रिजल्ट हमें 1947 में देखने को मिले। तो वो कहीं ना कहीं परिवर्तन वहां से शुरू हो चुका था। तो वैसे ही इस बार भी यहाँ पर ये एक सरप्राइजिंग है अभी भी कि क्या परिवर्तन होने वाले हैं। बट हाँ, ये कि सिर्फ इंडिया में बट वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में भी काफी बड़े बड़े परिवर्तन यहाँ से शुरू होने वाले हैं, और इसके रिजल्ट भी हमें आने वाले भविष्य में देखने को मिल जाएंगे। जी। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन आपने किया है, और काफ़ी आप स्टडी करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं, और समय के साथ-साथ हम इन चीज़ों को देख भी रहे हैं, बदलाव भी देख रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जयश्री जी, कुछ और पूछना चाहेंगे आप? मेरा एक छोटा-सा सवाल है। आप बहुत लोग काफ़ी स्टोन्स यूज़ करते हैं कोई प्रभाव को दूर करने के लिए, तो उसमें सच में कोई असर होता है कि नहीं? ओके, जक्षी जी देखिए, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं इसको देखता हूँ और मैं इसमें काम भी करता हूँ, इसीलिए मुझे पता है। एक छोटा सा धागा भी पावरफुल होता है, और एक स्टोन भी पावरफुल होता है। इट डिपेंड्स कि आप उसको किस इंटेंसिटी से यूज कर रहे हैं, किस क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, और किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, एक पर्सन की चार्ट में है कि उसे येलो सफायर पहनना चाहिए, और आप अब देखिए हकीकत अगर देखें हम, तो येलो सफायर की क्वालिटीज आती हैं, उसकी डिग्रीज आती हैं, और साथ ही साथ येलो सफायर उसके चार्ट में किस लेवल पे इफेक्ट देगा वो भी चार्ट में। बट लोगों के दिमाग में सिर्फ एक जैसे मैंने कहा जनरल प्रेडिक्शन बना हुआ है कि येलो सफायर मींस कि पैसा ही पैसा आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुखराज का पहनने का मतलब पैसा नहीं होता। हर एक स्टोन का अपना एक काम होता है, और हर एक स्टोन की अपनी क्वालिटी होती है, और वो काम करते हैं। जेन्युइनली स्टोन्स काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि स्टोन्स काम नहीं करते, ये जेन्युइनली काम करते हैं। बट हाँ, एक धागे से भी काम हो सकता है और एक स्टोन से भी काम हो सकता है। आपके लिए क्या जरूरी है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी लोग मैंने देखा है कि मेरी राशि तुला है इसलिए मैंने डायमंड पहन लिया, वो गलत है। आपकी राशि चाहे तुला हो, अगर आपके चार्ट में वीनस खराब बैठा हुआ है तो वो डायमंड आपको कभी फायदा नहीं दे सकता। उसी तरह से
अगर एक जनरल होता है कि मैं इस डेट को पैदा हुआ तो मुझे ये स्टोन सूट कर जाएगा, तो वो चीजें नहीं होती बेसिकली, क्योंकि मैं कैलकुलेशंस के आधार पर ही कि स्टोन को, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि स्टोन पहनना इज द लास्ट थिंग। स्टोन तब पहना जाता है जब आप मंत्र नहीं पढ़ सकते, स्टोन तब पहना जाता है जब आप खुद पूजा नहीं कर सकते, आपके पास उतना समय नहीं है, आप इतना बिजी शेड्यूल में है कि आप खुद अपने आप से एफर्ट नहीं कराते, तब आप किसी और से मदद लेते हैं कि वो चीज आपकी मदद करे, दैट टाइम आप स्टोन प्रेफर करें। अदरवाइज मैं स्टोन को कम ही प्रेफर करता हूं, तो मैं उसी समय स्टोन को प्रेफर करता हूं जब इंसान के पास टाइम नहीं होता और वो अपने काम निकलवाना चाहता है, तो वो समय स्टोन काम करते हैं। जी, जयश्री जी, समझ में आ गया आपको? अगर आप खुद से एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित आपको मिलेगा सब जरूर, कुछ। जरूर, अगर आप जरूर। करेंगे नहीं, सिर्फ अगर वो जेम्स या फिर रत्नों को पहनकर सोचेंगे कि सब कुछ हो जाए अपने आप, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता तो फिर सभी लोग रत्नों को पहनकर ही बैठे कब्र में। यही हो रहा है एक्चुअली, सभी ने रत्न पहन रखे हैं बट रिजल्ट किसी को मिल नहीं रहे हैं, और वो यही परेशान है कि मैंने पैसा खर्च कर दिया इतना बट मुझे रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मैंने लाइक 5 रत्ती 6 रत्ती बहुत होता है एक रत्ती के लिए, बट मैंने काफी लोगों जी, को देखा है, कोई 11 रत्ती का पहन के बैठे हुए हैं, कोई 8 रत्ती का पहन के बैठे हुए हैं और उन्हें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। बट पहनना एक शौक होता है किसी का, किसी को किसी ने कुछ कह दिया तो 8-8 रत्ती 10-10 रत्ती के स्टोन्स लाइक जो बहुत पावरफुल होते हैं। आप स्टोन्स की पावर को समझिए, पहले अपनी पावर को समझिए, बिकॉज एवरी स्टोन कनेक्ट विद योर ब्लड, बॉडी, योर माइंडसेट बेसिकली। तो अच्छा। वहां पर कनेक्शन किस लेवल का बनेगा वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जी, जी। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और किस तरह से ये काम करता है ये भी आपने बताया है। और कुछ चीज़ें बिना प्रॉब्लम के भी हम लोग, जैसे कुछ लोग शौक के तौर पे पहनते हैं इन चीज़ों को, तो वो उनके लिए फिर क्या कहेंगे हम लोग? नहीं, बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि स्टोन्स को शौक के लिए नहीं पहना जाता बेसिकली, क्योंकि काफी बार स्टोन्स आपके लिए काफी ज्यादा नेगेटिव साबित हो जाता है। जैसे कि हम बात करें कोहिनूर का हीरा, अगर आप सभी ने कहानी सुनी हो कोहिनूर के हीरे की, वो जहां रहा, जब तक वो अपने राजा के पास था, लाइक जो राजा थे इंडिया की या भारत की, जब तक वो उनके पास था तब तक सब कुछ अच्छा था। बट जैसे ही उन्होंने दिया, तभी से सारी चीजें खराब हो गई, और आज की डेट में वो कोहिनूर का हीरा किसी के लायक, लाइक किसी के पास पहनने के लिए नहीं है, इट इज जस्ट इन अ म्यूजियम ओनली, उसे कोई यूज नहीं कर पा रहा। तो वो एक बिल्कुल इसी तरह से चीज है। काफी बार ऐसा होता है कि स्टोन्स में इतनी पावर होती है कि उन्हें पता चल जाता है कि मुझे इस पर्सन के पास जाना है या नहीं जाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई रिंग पहनी और वो रिंग अगर आपके लिए नहीं सूट हो रही है, तो हो सकता है कि आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाएगा और वो रिंग आपके हाथ से निकल जाएगी, या फिर वो रिंग गिर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिंग गिर गई। तो कुछ ऐसी चीजें जो है वो हो जाती है जब एनर्जी अपने आप में स्ट्रांग होती है, और एनर्जी को पता है कि अगर ये पहन के रखेगा तो उसे नुकसान हो जाएगा, तो नेचर भी वहां पर हमारी हेल्प कर देता है कभी कभी। बट अगर हम फिर भी जबरदस्ती करते हैं, when you will go against the nature, nature will harm you always। तो against the nature जाने का प्रयास कभी मत करिए, नेचर के साथ चलिए। मैं हमेशा कहता हूँ फ्लो के साथ जाइए, हमेशा आगे जाएंगे। हवा की दिशा में जाएंगे तो आगे तक जाना आसान है, हवा के अपोजिट जाएंगे तो रास्ता अपना खुद ही मुश्किल करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी, जी। चलिए, रोहन जी, बहुत सुंदर इन्फॉर्मेशन आपने दिया, बहुत अच्छा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपसे मिला मुझे, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक मित्र अगर इस एपिसोड को देख रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा, और आप लोगों का मैसेजेस भी आया कि गुड इन्फॉर्मेशन करके, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि इस एपिसोड को फिर से आप दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको सही चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिले, सही इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि वो कहीं फ्रॉड में फँसे नहीं और अपने जीवन को अच्छा बनाएँ। तो चलिए, जाते-जाते रोहन शर्मा जी, मैं चाहूँगा कि एक छोटा-सा मैसेज ज़रूर कोट करें, जिससे आप अपने जीवन में यूज़ करते हैं और जो हम सभी को सुख दे सके। मैं बिल्कुल एक ही मैसेज यहाँ पे सबसे पहले कहना चाहूंगा कि ज्योतिष पे विश्वास करें पर अंधा विश्वास बिल्कुल ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और ज्योतिष आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकता है, ज्योतिष आपको पुश नहीं कर सकता, और ज्योतिष आपको किसी भी एंगल में रिडायरेक्ट नहीं कर सकता, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको अपने कर्म पे विश्वास होना चाहिए सबसे पहले। आपके पास अगर प्लानिंग है तो ज्योतिष आपको सपोर्ट कर सकता है, बट इफ यू विल नॉट हैव एनी प्लान तो ज्योतिष कांट हेल्प यू आउट एनीथिंग। आपको उठना होगा,
देखिए ज्योतिष में सिर्फ इतना सा ही मिलेगा आपको कि आपके पास खाना है या खाना नहीं है। अगर खाना है तो उस खाने को बनाने की, उस खाने को खाने की मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। खाना आपको डायरेक्ट पेट में कोई नहीं रखेगा, इसके लिए आपको प्रयास करना ही करना है। तो इसीलिए ज्योतिष को गलत नजरिए से मत देखिएगा, ज्योतिष को अच्छे नजरिए से देखिए। और वैदिक ज्योतिष आज भी पावरफुल है और आगे भी पावरफुल रहेगी, क्योंकि जितना इसका अध्ययन मैंने किया है अब तक इसमें बहुत सारी चीजें और भी जानने को है, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, जान रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं सभी को शो कर पाऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी आज भी उतनी ही पावरफुल है और अपने प्रेडिक्शंस को मैं इसी तरह से आगे और भी रख पाऊंगा। जी, जी। थैंक यू सो मच रोहन शर्मा जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। ये चंद तालियाँ आपके लिए। एंड थैंक यू टू विक्रांत एंड जयश्री, जिन्होंने अपनी भावनाएँ, विचार गीतों के माध्यम से आपने रखा। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में जिस तरह से हमने बातें की ज्योतिष के बारे में, और कई बार चीज़ें जो हैं हम लोग समझते हैं कि इससे हो जाएगा और नहीं होता है, तो हम दोनों चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या किया जाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि कुछ अच्छी चीज़ें आप तक पहुँच जाएँ कि ज्योतिष क्या करता है और आपको क्या करना है। तो ज्योतिष किस तरह से सही है और किस तरह से वो गलत है। तो ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से रिपीट इसको देखिए, तो आपको हर चीज़ ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी नॉलेज आपको सुनने से काम आएगा। सुनने के बाद आपको उसका चिंतन करना है। जब चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो वो चीज़ें सही से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ आपकी आपकी दिवाली बहुत अच्छा रहे और कुछ खुशियाँ आपके जीवन भर के लिए रहें आपके साथ में। आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो, ऐसी शुभकामना के साथ मुझे, रोहन शर्मा जी, विक्रांत राय एंड जयश्री को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।